नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन को और ये हमारी नई प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन्स है जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। इसमें दो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड वाइंडिंग्स हैं जो एक मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू कपल्ड रहती हैं। इनमें से एक प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम एसी सप्लाई किसी एक वोल्टेज लेवल की देते हैं तो ये उसी फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज बदले हुए मान के साथ सेकेंडरी में पैदा कर सकता है। वोल्टेज के लेवल में ये जो चेंज है वो दोनों वाइंडिंग्स के टर्न्स के रेशो के अकॉर्डिंग होता है। हम हमारे पावर सिस्टम में कंस्ट्रक्शन के लिहाज से दो तरह के ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। जबकि एप्लीकेशन के लिहाज से हमारे ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसमिशन सिस्टम में होते हैं उन्हें हम पावर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर की दो टाइप हो गई, कोर और शेल टाइप, और एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर की दो टाइप हो गई, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसके जो मेन फंक्शंस हैं वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में वोल्टेज या करंट के लेवल्स को बदलना है। हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल एप्लीकेशंस में ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की फैसिलिटी जनरेट करने के लिए, लोड और सोर्स के इंपीडेंस को मैच करने के लिए करते हैं, और कई बार कुछ सेफ्टी और दूसरे रीजंस से हम दोनों इलेक्ट्रिक सप्लाई को सेम वोल्टेज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा सेकेंडरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमने 430 वोल्ट 3 फेज या 250 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई जनरेट करनी होती है 11 केवी या 33 केवी की 3 फेज सिस्टम के साथ, तो हम 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। और जो स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स इन ट्रांसफॉर्मर्स की केवीए में होती हैं वो 10, 16, 25, 63 केवीए, और फिर इनके मल्टीपल्स 10 का मल्टीपल हो गया 100, 160, 200, 250 केवीए, 315 केवीए, 400 केवीए, 500 केवीए, 630, 1000, 1250, 1600, 2000 केवीए, और ऊपर में सबसे बड़ी रेटिंग के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं वो 2.5 MVA के हो सकते हैं। और यहाँ जो डार्क 100, 160, 200 ये सब पावर रेटिंग्स हमने दिखाई है, इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 33 केवी से 400 वोल्ट कन्वर्जन के भी अवेलेबल हैं। चाहे हमारे ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज टाइप हो या 3 फेज टाइप हो, इनकी कंस्ट्रक्शन में 4 प्रमुख हिस्से हैं: मैग्नेटिक कोर, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के लगने वाले इंसुलेशन, और हमारा टैंक और ऑयल और कूलिंग के अरेंजमेंट्स। यहाँ एक 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटिक सर्किट दिखाया हुआ है जिसमें वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करने वाला हिस्सा लिम्ब है। तीनों फेज की 3 अलग अलग लिम्ब या कोर यहाँ प्रदर्शित है, और फ्लक्स की रिटर्न होने वाले भाग को यहाँ हम योक कहते हैं, ये भी योक का हिस्सा है। और ये पूरा स्ट्रक्चर वाइंडिंग्स को इंसुलेशन के साथ यहाँ सपोर्ट देता है, और वाइंडिंग से जो मैग्नेटाइजेशन के बाद वर्किंग फ्लक्स बनता है वो इस पूरे मैग्नेटिक सर्किट में लो रिलक्टेंस के साथ एक क्लोज्ड पाथ पाता है। मैग्नेटिक कोर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO और एनील्ड सिलिकॉन स्टील की बनाई हुई होती हैं, और जो लेमिनेशंस हैं यहाँ ये जो अलग अलग दिख रही हैं ये लेमिनेशंस, इनकी थिकनेस 0.3 mm है, और इनके दोनों तरफ एक ऑयल प्रूफ इंसुलेशन लगाया हुआ होता है ताकि हम लेमिनेशंस में अल्टरनेटिंग फ्लक्स से बनने वाले एडी करंट लॉसेस को कम रख सकें। स्टील में हम 3 से 4% सिलिकॉन ऐड कर देते हैं जिससे स्टील की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइंड हो जाता है। इससे हमारे एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस CRGO सिलिकॉन स्टील में लेमिनेशन स्ट्रक्चर के साथ कम हो जाते हैं। कोर का सेक्शन जिसके चारों तरफ हमें वाइंडिंग करनी होती है उस सेक्शन को हम सर्कुलर बनाते हैं, और जो बीच की लेमिनेशंस हैं उनके साइज ज्यादा चौड़ाई के लेते हैं, और जो किनारों पे लेमिनेशंस आ रही हैं उनके साइज ग्रेजुअली रिड्यूस किए जाते हैं ताकि मल्टी स्टेप्स में सेक्शन सर्कुलर बन जाए। इस सर्कुलर सेक्शन के साथ वाइंडिंग करने पर वाइंडिंग के टर्न्स की लेंथ कम आएगी और उसमें इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल स्ट्रेसेस कम डेवलप होगी। कोर लेमिनेशंस को एंगल के साथ काटा जाता है, और लिम्ब और योक को जॉइंट करते समय ये जो जॉइंट्स हैं इन्हें इंटरलीव्ड किया जाता है। इन मीटर्ड जॉइंट को इंटरलीव्ड किया जाता है। इससे हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो में रिलेक्टेंस कम होता है, नो लोड लॉसेज और नो लोड करंट कम
होता है। जो मॉडर्न स्टार रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें नो लोड करंट को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के लिए फुल लोड करंट का 3% के आसपास रखा जाता है। कोर लैमिनेशंस को आपस में फर्मली बोल्ट्स की मदद से और सपोर्ट की मदद से फ्रेम्स में कस देते हैं ताकि वर्किंग के दौरान वाइब्रेशन और नॉइज ना हो। मैग्नेटिक कोर के साथ ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में दूसरा महत्वपूर्ण भाग इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स के सेट होते हैं अलग अलग फेज के लिए, जो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। एक लो वोल्टेज की वाइंडिंग को हम पहले फॉर्मर पे वाउंड करते हैं और आमतौर पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये जो अंदर बांधी गई लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो सिलेंड्रिकल टर्न्स की होती है। और एलवी वाइंडिंग के ऊपर हम एलवी वाइंडिंग के बाहर बीच में इंसुलेशन और स्पेसर लगा के, ये देखिए यहाँ स्पेसिंग है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल इंसुलेशन और कूलिंग का काम करेगा। इसके बाहर हम ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग के टर्न्स बांध देते हैं। बाहर की तरफ बांधी गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस पतले हैं क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करंट कम है और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, जबकि जो अंदर की तरफ बांधी गई लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसमें टर्न्स मोटे क्रॉस सेक्शन के हैं और नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ग्रीन हाइलाइट्स में दिखाई गई अंदर वाली एलवी वाइंडिंग और मैजेंटा हाईलाइट में दिखाई गई बाहर वाली एचवी वाइंडिंग दोनों सुपर एनामल्ड कॉपर या एल्युमिनियम के कंडक्टर से बनाई जाती है। कुछ ट्रांसफार्मर में हम फॉइल वाइंडिंग भी इस्तेमाल करते हैं और इन कंडक्टर्स के ऊपर हम डबल पेपर की कवरिंग इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। 100 केवीए से छोटे ट्रांसफार्मर में हम कंडक्टर के तौर पे दोनों कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ अगर 100 केवीए से छोटा ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है तो वो कॉपर वाइंडिंग जैसे ट्रांसफार्मर जैसी परफॉर्मेंस के साथ कॉस्ट में सस्ता होता है, लेकिन 100 केवीए से बड़े साइज के सारे ट्रांसफार्मर कॉपर कंडक्टर से ही बनाए जाते हैं। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं उसमें अगर हम कॉपर कंडक्टर यूज करते हैं तो करंट डेंसिटी की वैल्यू पर स्क्वायर mm 2.8 एम्पियर से ज्यादा नहीं लेनी है और एल्युमिनियम के लिए ये फिगर 1.6 एम्पियर पर स्क्वायर mm रखा जाता है। जब हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स इस्तेमाल करते हैं 33 केवी ट्रांसफार्मर में या कुछ 11 केवी में, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग सिलेंड्रिकल न बना के डिस्क शेप में बनाई जा सकती है। एलवी वाइंडिंग में वाइंडिंग की टर्न्स की ओरिएंटेशन बनाते हुए न्यूट्रल को ऊपर रखा जाता है ताकि स्टार कनेक्शन बनाने में सुविधा रहे। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना हुआ मैग्नेटिक सर्किट और एल्युमिनियम या कॉपर के कंडक्टर या फॉइल से बने हुए इलेक्ट्रिक सर्किट जितना ही महत्वपूर्ण डाइलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें अलग अलग तरीके के इंसुलेशन हम अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में हम हाई डेंसिटी के क्राफ्ट पेपर के कार्डबोर्ड्स का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। कोर के ठीक ऊपर बनाई हुई एलवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग में स्पेसर के बाद में बनाई हुई एचवी वाइंडिंग, दोनों के वाइंडिंग्स में 2 लेयर्स के बीच में हम इपॉक्सी डॉटेड क्राफ्ट पेपर या नोमेक्स कार्डबोर्ड या हाई डेंसिटी के प्रेस बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन और कूलिंग के लिए एक्सियल और रेडियल स्पेसिंग बनाने के लिए हम स्पेसर, वेज शेप्ड के रनर्स और सेपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन स्पेसर्स की आकृति डॉवटेल की जाती है, वो अंदर की तरफ से छोटा सेक्शन रखते हैं और बाहर की तरफ से सरकमफेरेंस बढ़ने के लिए बड़ा सेक्शन रखते हैं ताकि हमारे कूलिंग डक्ट की साइज एक समान बनी रहे और वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट अच्छा बना रहे। तीनों कोर लिम्ब पे हम अलग अलग फेज की एलवी के बाद एचवी वाइंडिंग करने के बाद एक फेज से दूसरे फेज को सेपरेट करने के लिए इंटरफेज हैवी सेलुलोस हाई डेंसिटी की कार्ड शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर की डिजाइन में अलग अलग जगहों पर हमने जो पेपर और कार्ड शीट्स के इंसुलेशन यूज किए हैं उन्हें स्ट्रेंथ देने और उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम एक एडिशनल इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रांसफार्मर ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारी डिजाइन में जो एक्सियल और रेडियल कूलिंग डक्ट्स इंसुलेशन के बीच में बनाए जाते हैं उसमें ऑयल सेपरेशन बनाता है। ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने से हमारी वाइंडिंग की वोल्टेज विथस्टैंड कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑयल अपनी कूलिंग प्रॉपर्टी से यहाँ ट्रांसफार्मर की कोर में जो आयरन लॉस होते हैं और वाइंडिंग में करंट फ्लो से जो कॉपर लॉसेज होते हैं उनकी हीट को भी डेसिपेट करके टेम्परेचर राइज को कंट्रोल रख के इंसुलेशन की लाइफ को अच्छा रखता है। ऑयल के साथ डिजाइन किए हुए ट्रांसफार्मर की साइज छोटी हो जाती है, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है और इससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ऑयल अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पाएगा अगर एयर के साथ इसमें मॉइस्चर इनटेक आ जाए। हम एक एयर टाइट कंटेनर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर की टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण अंदर के ऑयल में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने पर हमारा टैंक उन हाइड्रोलिक प्रेशर्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमें प्रेशर बैलेंस बनाने के लिए एयर का इन और आउट, एग्जॉस्ट और इन अलाउ करना होगा। तो हम इस मेन टैंक के साथ एक दूसरा कंजर्वेटर टैंक इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक ब्रीदर अरेंजमेंट रखते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मॉइस्चर और डायरेक्ट एयर कांटेक्ट से बचाकर रखता है और ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर्स को भी टेम्परेचर वेरिएशंस के बावजूद भी, चाहे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो ऑयल में, टैंक को सुरक्षित भी रखता है। टैंक के सरफेस को हम कोरुगेटेड कर सकते हैं या फिर बाहर से एक्सटर्नल ट्यूब्स या फिन्स लगा के कूलिंग को इनहेंस कर सकते हैं, हीट डेसिपेटिंग सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। अगर हमारे ट्रांसफार्मर के साइजेज ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो बाहर हम एयर के ब्लास्ट से कूलिंग को इंप्रूव कर सकते हैं या एडिशनल ऑयल सर्कुलेशन की कूलिंग भी ट्रांसफार्मर में इंक्लूड कर सकते हैं। हम हमारी अगली वीडियो में ट्रांसफार्मर के जो दो टाइप है, कोर टाइप और शेल टाइप, उन्हें समझेंगे और धीरे धीरे हमें डिजाइन की सारी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी।